आज मैं आपके लिए एनसीईआरटी की एक इम्पोर्टेंट बुक के बारे में बात करूंगा। क्लास 10 की एनसीईआरटी और चैप्टर नंबर फर्स्ट की बात करेंगे। जी हाँ, ये बुक बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है और बहुत इम्पोर्टेंट मानी जाती है जब हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं। खासकर ये बुक हम लोगों को बहुत सारी जानकारी देती है, विश्व के इतिहास के बारे में भी और आधुनिक भारत के भी। आप जानते हैं कि काफी सालों से यूपीएससी अलग-अलग प्रश्न पूछ के यानी आधुनिक भारत को विश्व के इतिहास के साथ जो है जोड़ने की कोशिश कर रहा है। यदि अगर अभी तक आपने इस बुक को नहीं पढ़ा है तो आपको पढ़ना पड़ेगा और मैं आज आपके लिए फिगर्स के तौर पे यानी कि पिक्चर्स दिखाऊँगा कि जहाँ पे आपको ये याद रहे कि कौन-सा पढ़ने के समय टॉपिक जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। काफ़ी बार हमारे लिए पढ़ना तो बहुत ईज़ी रहता है लेकिन हमें ये समझ में नहीं आता है कि आखिर इस टॉपिक में से हमें कौन-सी चीज़ पढ़नी चाहिए। जी हाँ, इसीलिए मैंने एक वीडियो बनाया ताकि जब आप रीडिंग करें और इस बुक को पढ़ें, तो आप उन चीज़ों का ध्यान रखें जो इसके इस टॉपिक में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि अगर आप मेरे किसी भी कोर्स में जॉइन करना चाहते हैं, तो कंसेप्टर बैच जो कि 2 इयर्स का है, उसमें आप जॉइन कर सकते हैं। दिए गए नंबर्स पे आप कॉल करके मेरे किसी भी कोर्स में आप जॉइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आई होप कि बहुत ही आपको पसंद आएगी और आखिर में हम लोगों ने देखेंगे कि किस तरीके से यूपीएससी के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकते हैं, यानी कि कौन से प्रश्न बन सकते हैं इस टॉपिक से। सबसे पहले जब भी ये टॉपिक आप खोलेंगे यानी कि ये पेज नंबर पहले जब आप खोलेंगे क्लास 10 की एनसीईआरटी बोथ हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए, ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाएगा कि आखिर नेशनलिज्म का कांसेप्ट किस तरीके से आया? यानी अगर आप देखिएगा कि इसी तरीके की फिगर आपको देखने को मिलेगी और आप जानने की कोशिश करना आपको ये करनी पड़ेगी कि आखिर यूरोप के इतिहास में किस तरीके से लोगों को ये पता चला कि आखिर नेशनलिज्म होता क्या है? क्योंकि जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमें ये याद आता है कि 1857 की क्रांति तक भी हम लोगों के यहाँ पे नेशनलिज्म इमर्ज नहीं हुआ था। अब जब मैं नेशनलिज्म की बात करता हूँ, देखिए ये शब्द आपको उस समय याद रखने पड़ेंगे और यूपीएससी काफ़ी बार यहाँ से प्रश्न पूछता है और अगर आपने 2019 मेंस का पेपर भी देखा होगा, तो आपको लगेगा कि वहाँ पे भी नेशनलिज्म को लेके प्रश्न पूछे गए। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं आखिर राष्ट्रवाद कैसे फैला यूरोप में और राष्ट्रवाद कैसे फैला भारत में। ये 2 एक कड़ियाँ हैं जिनको आपको आपको जोड़ना है। अब आप जब पढ़ेंगे तो आप खाली ये नहीं पढ़ेंगे कि राष्ट्रवाद हिंदुस्तान में कैसे आया, पहले आप पढ़ेंगे राष्ट्रवाद यूरोप में कैसे आया, यानी कि अलग-अलग उसमें आप फ्रांस की बात करेंगे, उसमें आप अमेरिका की बात कर लें, उसमें आप इटली की बात कर लें, जर्मनी की बात कर लें। जब वहाँ पे आप राष्ट्रवाद को पढ़ेंगे, उस राष्ट्रवाद को अपने हिंदुस्तान के साथ जोड़ना है। ऐसा नहीं है कि खाली अपनी रीडिंग करनी है, आपको कंपैरिज़न करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि वहाँ के राष्ट्रवाद में और यहाँ के राष्ट्रवाद में कितना अंतर था। सबसे पहली चीज़ जब आप इस टॉपिक को स्टार्ट करें, तो प्लीज़ मैं आपसे कहूँगा कि जो पहला पेज है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इस पहले पेज में आपको लुईस 16 के बारे में पढ़ने को मिलेगा। आप जानते हैं कि इस टॉपिक का पहला पन्ना जब आप खोलेंगे, पहला पेज जो है वो अध्याय शुरू होता है फ्रेंच रेवोल्यूशन से। जी हाँ, फ्रेंच रेवोल्यूशन में आपको 3 क्लासेस के बारे में पूछा जाएगा कि फर्स्ट क्लास, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट यानी कि 3 भागों में बटी हुई समाज था। और पहला जो अगर देखेंगे जिसको क्लर्जी कहा गया, फिर नोबल हो गए, फिर पीजेंट्स हो गए, तो आपको एक कहानी की तरह इसको याद रखना पड़ेगा कि हिंदुस्तान में इसी तरीके की कहानियाँ हमें सुनने को और देखने को मिली हैं। तो जब यहाँ पे आप पढ़ेंगे ये पहले पेज में ही दिया हुआ है कि आखिर क्यों लुईस 16 वहाँ का राजा छोटी जो क्लास थी यानी कि जो किसान वगैरह थे उनके ऊपर क्यों कर बहुत लगाया जा रहा था, क्यों उनको सताया जा रहा था। क्या यही वो वजह थी जिसकी वजह से राष्ट्रवाद फैल गया? जी हाँ, यही वजह है इन लोगों ने यानी कि थर्ड क्लास ने वहाँ पे राष्ट्रवाद को जन्म दिया। अब देखिएगा जब आप अपना राष्ट्रवाद पढ़ेंगे यानी कि हिंदुस्तान का राष्ट्रवाद हम पढ़ते हैं तो हमें यही पता चलता है कि यहाँ पे भी राष्ट्रवाद के लिए किसानों ने अपनी जान दी और वही लोग थे जिन्होंने सबसे पहले राष्ट्रवाद को जन्म भी दिया। अब यहाँ पे यूपीएससी आपको पूछ सकता है कि बताएं किस तरीके का राष्ट्रवाद जो है नेशनलिज्म जो है यूरोप में था और इंडिया का नेशनलिज्म किस तरीके से था। When you compare the both, you will find a lot of similarities and dissimilarities also. But at the same time, you must understand the concept of the nationalism first emerged in the Europe, then in India. So it is important for us to know about the Europe first, then India. Maybe आप लोगों को ये जान के बहुत हैरत होगी और ये जानना भी ज़रूरी है कि आखिर राष्ट्रवाद भारत में पहले नहीं आया, पहले यूरोप में आया और उसके बाद तो कभी-कभी यूपीएससी यहाँ से प्रश्न पूछेगा
तो एटलीस्ट आपको इस बुक से बहुत फायदा मिलने वाला है। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, यदि अगर आपकी एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा पकड़ है, तो आपके प्रश्न जो हैं, जो भी कोई होंगे, वो आप इज़िली दे सकते हैं। आई होप आप पहले पेज को बहुत अच्छे से लाइन बाय लाइन पढ़िए और अंडरलाइन करते चलिए और कॉपी पे उसको एक छोटे-छोटे नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए। इसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, आपको सेकंड पेज पे ही आपको दिख जाएगा कि आपको एक बहुत ही बड़े क्रांतिकारी, हम ये कह सकते हैं एक लीडर और प्लस हम ये कह सकते हैं एक बादशाह, यानी कि एक डिक्टेटर के बारे में भी पढ़ने को मिलेगा, जिसका नाम नेपोलियन था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्राचीन इतिहास में भी कहीं न कहीं इनका नाम दिया गया है। जब हम लोग टीपू सुल्तान की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों को ये जानने को मिलेगा कि आखिर जब 1789 से लेके 1799 तक, जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन था, 1789 से लेके 1799 तक रहा, उसमें हमें ये पढ़ने को मिलता है कि आखिर नेपोलियन ने किस तरीके का राष्ट्रवाद फैलाया और इसने किस तरीके में यूरोप में रूल किया, खासकर फ्रांस की मैं बात कर रहा हूँ। और 1804 में इन्होंने एक अपना ही संविधान बनाया था, जिसको कोड ऑफ कंडक्ट कहा जाता है, इसमें मेंशन है, प्लीज आप ये पढ़िएगा। ये 804 से लेके 1815 तक जो है यूरोप में अपना शासन करते हैं, लेकिन 1815 में ये बैटल ऑफ वाटरलू में हार जाते हैं। ये भी बुक में मेंशन है। तो आपको इन चीजों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। कल आपसे पूछा जा सकता है, क्या आप मानते हैं, डू यू एग्री कि नेपोलियन बोनापार्ट जो रहे, उन्होंने डेमोक्रेसी को खत्म किया, लेकिन साथ में ही उन्होंने काफी सारे लोगों को वहां पे काफी सारी जो है चीजें भी दी, जिसमें हम पढ़ते हैं कि 1804 में उन्होंने लिबर्टी का कंसेप्ट दिया, इक्वालिटी भी दी, जस्टिस भी दिया, लेकिन एक चीज नहीं दी, राइट टू वोट का कंसेप्ट ना मिला, जिसको हम संवैधानिक अधिकार कहते हैं, वो नहीं दिए। तो ये बुक में यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा, कंपैरिजन कीजिएगा और फिर आपको पता है कि नेपोलियन से बहुत बार यूपीएससी सवाल पूछ चुका है। मैं बार-बार आपको कह रहा हूँ कि आजकल यूपीएससी आधुनिक भारत को विश्व के इतिहास के साथ जोड़ता है। तो जो मैं फिगर आपको दे रहा हूँ, आपको इतने पे भी अगर आप थोड़ा-सा देख लेंगे, तो आई होप आपका ये टॉपिक बहुत ईज़ी रहेगा। आगे जब आप पढ़ेंगे, तो आपको यहाँ पे कुछ लीडर्स के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। जी हाँ, लीडर से पहले आप एक क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। क्रांति ऐसे होगी, यानी एकीकरण के बारे में पढ़ना पड़ेगा। एकीकरण जो है यूनिफिकेशन ऑफ इटली और यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, इसको एकीकरण यानी कि इटली का, एकीकरण जर्मनी का। जी हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत में भी एकीकरण हुआ है और करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो जब आप यहाँ पे एकीकरण पढ़ते हैं, तो आपको 2 मुल्क जो है उनका एकीकरण देखने को मिलता है। एक है इटली और एक है जर्मनी। जी हाँ, इटली का यहाँ पे है और जर्मनी का यहाँ पे आपको विस्तार से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि विश्व के इतिहास में आपको ये सवाल पूछा जाता है, लेकिन आजकल ये आधुनिक भारत से सवाल पूछता है। सवाल इस तरीके से आता है कि आप मानते हैं कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, यानी हिंदुस्तान का एकीकरण किया, यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया किया, कहीं न कहीं वो हम लोगों को इटली और जर्मनी से बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ देखने को मिल रही है। जी हाँ, इनको नाम भी दिया गया है मॉडर्न मैन, ओटो वन बिस्मार्क। यानी कि अगर आप जानेंगे, तो जर्मनी में, इटली में भी हमारे बहुत सारे लीडर रहे, जिसमें आपको पढ़ने को मिलेगा गिउसेपी मैज़नी के बारे में। इन्होंने सबसे पहले यंग इटली सोसाइटी बनाई थी। उसके बाद आपको जो है काउंट कैवियर के बारे में पढ़ने को मिलेगा और कार्ल बेटली के बारे में पढ़ने को मिलेगा। ये तीनों एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान इन्होंने दिया था, जब इटली को एक करना था, क्योंकि इटली बहुत अलग-अलग भागों में बँटा हुआ था। सो आई होप आप लोग इसको थोड़ा-सा देख लें, इटली कैसे पढ़ना है और जर्मनी कैसे पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आप इसको मिस नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आप देखेंगे, तो हमारे यहाँ पे एक और जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण रहेंगे, वो आपके हैं ओटो वॉन बिस्मार्क। इनके बारे में ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि इसके बारे में ये कहा जाता है कि जर्मनी को, खासकर इन्होंने जो एकीकरण किया, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी जो हुआ, यूनिफिकेशन ऑफ इटली हुआ, ये कहीं न कहीं यूरोप से स्टार्ट हुआ और उसके बाद हिंदुस्तान में भी इसकी शुरुआत हुई। ओटो वन बिस्मार्क को काफ़ी बार यूपीएससी जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ जोड़ के देखता है। तो जब आप पढ़ें, तो प्लीज़ इनकी पॉलिसी, इनकी एक बहुत ही बड़ी पॉलिसी थी, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। ये कहते थे कि हमेशा जब भी कुछ होगा, सबसे पहले आप लोगों को बातों से नहीं, आपको हमेशा जो है ब्लड और आयरन की पॉलिसी अपनानी पड़ेगी। लेकिन बाद में ये बहुत बड़े डिप्लोमैट भी बन गए, इनने चेंज भी बहुत सारी लाई। इन सारी चीज़ों को आप पढ़ेंगे और फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ इनको कंपैरिज़न करके देखेंगे।
आगे जब आप पढ़ेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। जी हाँ, आप इतने टॉपिक भी अगर पढ़ लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। इंपॉर्टेंट इवेंट में आपको बाल्कन्स के बारे में ज़रूरी पढ़ना है। सवाल इस तरीके से आता है, व्हाई टेंशन इमर्ज्ड इन बाल्कन? आखिर बाल्कन्स में क्या हुआ? आप सब जानते हैं कि बाल्कन में बहुत सारे एरियाज़ थे, रोमानिया हो गया, सर्बिया हो गया, ग्रीस हो गया, ये काफ़ी सारे एरियाज़ जो है उस समय ओटोमन एम्पायर के अंडर थे, यानी कि बहुत बड़े साम्राज्य यानी कि मुसलमानों के अंडर ही थे। लेकिन इन लोगों ने आवाज़ खड़ी कर दी कि हम अब ओटोमन एम्पायर यानी कि इतने बड़े साम्राज्य के अंदर नहीं रहेंगे, और उसके बाद बाल्कन्स की मदद करने के लिए काफ़ी सारे क्रिश्चियन जो है वो लोग आए। ये आपको क्लास 10 की एनसीईआरटी में पढ़ना पड़ेगा। व्हाई टेंशन इमर्ज्ड इन बाल्कन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और विश्व के इतिहास के लिए तो बहुत ज़्यादा है। उसके बाद आपको एक ओटोमन एम्पायर के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि डिसइंटीग्रेट क्यों हुआ? आखिर इतना बड़ा साम्राज्य जो बना था वो खत्म कैसे हुआ? जिसमें ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में आपको जानने को मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और आप पढ़ेंगे 1821 से लेके 1822। ये क्लास 10 की एनसीईआरटी और टॉपिक का नाम ही लिया गया है द एज ऑफ रेवोल्यूशन। आप पढ़ेंगे पूरा, यानी कि क्रांति का एक समूह जो बना हुआ था, उसमें आपको ये पढ़ने को मिलेगा। और एक और इम्पोर्टेंट इवेंट आप पढ़ेंगे 1815 की संधि, और इसको ट्रीटी ऑफ कांग्रेस ऑफ वीना कहा जाता है। बहुत बड़ी रही 1815 में, ये आपको पढ़ने को मिलेगा कि किस तरीके से ऑस्ट्रिया, प्रशिया, ब्रिटेन ने मिलके फिर से दोबारा 1815 पे फ्रांस में फिर से एक बार जो है अपनी हुकूमत गाड़ने की कोशिश की। क्योंकि 1815 में नेपोलियन के पतन के बाद अब ये सवाल उठ रहा था कि आखिर फ्रांस को कौन रूल करेगा। ये ट्रीटी, आप ये संधि ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि ये संधि आपको विश्व के इतिहास के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताएगी। बहुत सारे लोग, बहुत सारे मेरे जो छात्र होते हैं वो काफ़ी सारी चीज़ें मिस कर जाते हैं। इट इज़ लाइक वन मस्ट बी एबल टू ट्राई लाइन ऑफ डिमार्केशन, व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट टू स्टडी। क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। आई होप आप इन इवेंट्स को जोड़ने के बाद आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे। कुछ सवाल जो मुझे लगता है कि प्रश्न बन सकते हैं इस टॉपिक से, सबसे पहला सवाल इसमें ये पूछा जाएगा कि आप क्या मानते हैं कि इस जो राष्ट्रवाद हुआ, इसमें महिलाओं का कितना बड़ा योगदान था? डिस्कस द रोल ऑफ वुमेन इन द नेशनल स्ट्रगल, मोस्टली इन द यूरोपियन पार्ट। फिर आप इसको हिंदुस्तान के साथ भी जोड़ेंगे, एक सवाल बन सकता है। या फिर पूछा जा सकता है कि आप मानते हैं कि ओटो और बिस्मार्क और सरदार वल्लभ भाई पटेल में काफ़ी सारी विविधताएँ हैं। There are a lot of similarities between the Otto von Bismarck and Sardar Vallabhbhai Patel. Discuss। या फिर पूछा जाता है कि इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, फ्रांस की क्रांति का हिंदुस्तान के ऊपर क्या प्रभाव पड़े। आई होप आप इन सवालों को देखेंगे। यदि अगर आप इनका प्रश्न देखने के बाद उत्तर भेजना चाहते हैं, आप मेरे टेलीग्राम पर भेज सकते हैं, नंबर आपके पास है।